लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, फिएट मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी क्या होती है, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के बारे में समझा था। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारा आज का पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे मेज़र किया जाता है या किन टर्म्स में मेज़र किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंडिया में क्या है, 4 तरीके के अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनके थ्रू मनी सप्लाई मेज़र किया जाता है, पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3 एंड M4, जो कि M1, M2, M3 एंड M4 के नेम से पॉपुलर है। Of these, only M1 measure is discussed here as prescribed in the syllabus। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केवल M1 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। बाकी M2, M3 एंड M4 जो है मेजर्स आर गिवन इन एबिलिटी जोन, तो एबिलिटी जोन में आपको मिल जाएगा ये। बट ये जो आपका M2, M3 एंड M4 है ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल M1 जो है यही सिलेबस में है आपके, तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई का मेजर है M1 है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो जो M1 मेजरमेंट ऑफ मनी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ये क्या है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे M1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई के लिए। C किसके लिए स्टैंड कर रहा है, जो करेंसी है पब्लिक के पास। ठीक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, उसको स्टैंड कर रहा है C। DD क्या होता है, जो डिमांड डिपॉजिट होता है विद कमर्शियल बैंक, कि आपको जब ज़रूरत है या डिमांड पर वो चेक के थ्रू या कैश आपको मिल सके या ट्रांसफ़र हो सके। ठीक, तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो आ गया। OD किसके लिए स्टैंड कर रहा है, OD स्टैंड कर रहा है हमारा अदर डिपॉजिट्स के लिए। अब अदर डिपॉजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, जैसे RBI। ठीक, RBI में आता है हमारा NABARD या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा इसमें आता है डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स। तीसरा आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन लाइक IMF and World Bank. Especially OD does not include deposits of the government of the country with RBI। तो OD में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है जो भी गवर्नमेंट है उसका RBI में जो डिपॉजिट है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं OD में। दूसरा पॉइंट है हमारा डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI। कंट्री के जितने भी बैंक हैं उसका जो भी डिपॉजिट हुआ है RBI में उसको भी हम OD में कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है, तो ये हमें समझ में आ गया M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो ये भी समझ लिया हमने, C किसके लिए स्टैंड करता है, DD किसके लिए स्टैंड करता है और OD किसके लिए स्टैंड करता है। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। अब ये क्या है, अब ये तो यहाँ पे नया टर्म आ गया कि नेट डिमांड डिपॉजिट क्या। अभी तक हम लोग डिमांड डिपॉजिट पढ़ रहे थे, तो अब ये यहाँ पे क्या आ गया, नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। डिस्टिंक्शन मे बी ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स। तो जो भी डिफरेंस है नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में, ये किसके साथ कर सकते हैं हम लोग, कॉमर्शियल बैंक के साथ कर सकते हैं। क्या है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स या क्लेम ऑफ
वन बैंक अगेंस्ट द अदर। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसमें जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स कर सकते हैं। ठीक, मींस एक बैंक दूसरे बैंक पर क्लेम कर सकता है। ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट क्या है, डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, इस तरीके के इंटर बैंकिंग क्लेम्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल। जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं वो जो पीपल हैं उनके कंसर्न के लिए नहीं होता है, सिर्फ बैंक ही इंटर बैंक क्लेम कर सकती है। अब ये कैसे होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चेक किसी बैंक की, आपका मान लीजिए जैसे पीएनबी में आपका पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, आपने क्या किया, पीएनबी का चेक आपने एक्सिस बैंक में किसी के अकाउंट में लगा दिया, या आपने किसी को पेमेंट किया अपने पीएनबी के अकाउंट से, तो उसने उस चेक को लगाया एक्सिस बैंक के अकाउंट में। तो बैंक क्या करेगा, अब यहाँ पे बैंक का काम होता है पीएनबी बैंक से, एक्सिस बैंक का काम है पीएनबी बैंक से पैसा लेना। तो वो किसके थ्रू क्लेम करता है, जो भी चेक जिसको मैंने पेमेंट किया है वो जो भी चेक लगा रहा है उस चेक के थ्रू वो पीएनबी बैंक से क्लेम ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता है, यहाँ बैंक का रोल होता है कि वो पीएनबी से पैसा लेके हमें ट्रांसफ़र कर दे। क्लियर है, ये छोटी सी पॉइंट है, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने हमको चेक दिया, आपका चेक पीएनबी का है, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं चेक आपका पीएनबी का चेक मैं एसबीआई में लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है एसबीआई तो अपने पास से क्लेम देगी नहीं हमें, जितने का भी चेक हम लगा रहे हैं तो एसबीआई अपने पास से तो देगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या करती है कि उस चेक को क्लेम करती है पीएनबी से कि हमारे पास ये चेक आया, इसका पेमेंट आप हमें करिए, तब हम अपना पेमेंट कर सकेंगे। तो पीएनबी क्या करती है, उस चेक को प्रोसेस करती है, उसका पेमेंट एसबीआई को ट्रांसफ़र करती है और एसबीआई हमें उस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए कभी भी जब हम चेक लगाते हैं अकाउंट में, इसीलिए कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो चेक स्कैन करके आप कोई ब्रांच में भेजता है, वहाँ से प्रोसेस होता है अमाउंट जिस बैंक ने भेजा है उस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तब वो बैंक आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करती है। क्लियर है, इसीलिए जब भी कोई चेक लगाया जाता है अकाउंट में 3 दिन का समय लगता है। क्लियर है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक नोट ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। केवल नेट डिमांड डिपॉजिट को ही पार्ट ऑफ मनी सप्लाई कहा गया है, या पार्ट ऑफ मनी सप्लाई में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, उसके पहले समझा था हमने डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है नए 2 टर्म आ गए हैं हमारे, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। अब इसमें क्या है, टर्म डिपॉजिट आर डिफरेंट फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, नंबर 1, टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही उनको किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फिक्स डिपॉजिट कराया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए आपने कराया, तो वो टाइम पीरियड होने के बाद वो जो एफडी होती है मैच्योर हो जाती है, आप वो अमाउंट आपको निकालना होता है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें इस तरीके का कोई भी टर्म डिपॉजिट नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट आप जब तक चाहें तब तक के लिए डिपॉजिट करके रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट है हमारा
Depositors cannot withdraw money as and when needed from term deposit. Money in demand deposit can be withdrawn as and when needed. टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 2 साल के लिए टर्म डिपॉजिट किया और बीच में ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप उससे कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते या अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में जब तक जितने टाइम पीरियड के लिए आपका फिक्स डिपॉजिट किया है आपने, उतने टाइम पीरियड के बाद ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। बीच में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, आप जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स. Depositors cannot sign a check against these deposits. Demand deposits are checkable deposits. These are savings account deposits, current account depositors. Depositors can sign a check and withdraw, transfer money from these accounts. जितना भी टर्म्स डिपॉजिट में आपने अमाउंट रखा है, ठीक, उस अमाउंट के लिए आप किसी भी तरीके का कोई भी चेक साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा विड्रॉ नहीं होता है। केवल और केवल आप उस पैसे को फिक्स कर सकते हैं और जितने टाइम पीरियड के लिए आपने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो क्या होती है, चेकेबल डिपॉजिट होती है। जो भी आपने डिमांड डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, आप उसके अगेंस्ट में चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है, चेक साइन कर सकते हैं और चेक के थ्रू कोई भी पेमेंट ले सकते हैं या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये था हमारा डिफरेंस टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में। यहां पर भी एक नोट ऑफ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जब भी हम M1 मेजर ऑफ करते हैं मनी सप्लाई का, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। केवल डिमांड डिपॉजिट्स को ही पार्ट ऑफ मनी सप्लाई कंसिडर करते हैं, टर्म डिपॉजिट को पार्ट ऑफ मनी सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो नॉट द टर्म डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो जो डिमांड डिपॉजिट होती हैं दो तरीके से होती हैं, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट। क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे हमें एक चार्ट बना हुआ मिला है। इस चार्ट में क्या है इसको समझते हैं। ये चार्ट में क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसको हम लोग M1 बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहला होता है करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक में जो भी करेंसी है जिसे हम C बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जो C है वो इसी पब्लिक के पास जो करेंसी होती है इसी के लिए स्टैंड करता है। दूसरा आता है पॉइंट हमारा DD, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट किया गया है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं। तीसरा आता है अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट किया गया होता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पब्लिक को फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी डिमांड डिपॉजिट होता है RBI में, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो हमारे RBI के साथ डिपॉजिट है उसको कंसीडर करते हैं। तीसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशंस इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स जो IMF और वर्ल्ड बैंक RBI में करता है उसको बोलते हैं हम लोग, या उसको कंसीडर करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई में। क्लियर है? अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक, द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू कंसीडर नंबर 1 करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स as the two principal components of money supply in the economy। तो कोई भी इकोनॉमी में
जो मनी सप्लाई में देखते हैं तो उसमें दो टर्म जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला जो करेंसी विद पब्लिक है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ये दो टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं अब हु सप्लाइज द मनी। मनी कौन सप्लाई करता है? अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कैसे मनी सप्लाई को मेज़र किया जाता है, उसमें क्या क्या टर्म ऐड करते हैं। आगे आता है हु सप्लाइज मनी। तो सप्लाइज ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट। तो जो सप्लायर्स होते हैं मनी के उनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। ये तीन होते हैं जो कि सप्लायर्स में इंक्लूड जिनको किया जाता है। In India, RBI is the principal supplier of money. RBI issues currency on the basis of minimum reserve system. इंडिया में क्या है, जो आरबीआई है वो इम्पॉर्टेंट या प्रिंसिपल सप्लायर है या सबसे बड़ा सप्लायर है मनी का इंडिया में। तो जो आरबीआई होता है वो करेंसी इशू करता है किस बेस पे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक maintains a minimum reserve of rupees 200 crore in the form of gold and foreign securities। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई क्या करता है कि लगभग 200 करोड़ का वो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज को अपने पास रिजर्व रखता है। ठीक है। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट बी रुपीज 115 करोड़। ये जो 200 करोड़ का रिजर्व है इसमें गोल्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लगभग 115 करोड़ का गोल्ड मस्ट होता है इस रिजर्व में। ठीक है। बाकी बचा 85 करोड़ वो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर द सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं वो कौन से नंबर पे आती हैं? सेकेंड नंबर पे आती हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन अभी हम लोगों ने देखा? आरबीआई देखा। आरबीआई क्या करता है? मिनिमम रिजर्व रख के करेंसीज को इशू करता है। उस रिजर्व में क्या होता है? लगभग 200 करोड़ का वो रिजर्व होता है जिसमें 115 करोड़ गोल्ड के लिए होता है और 85 करोड़ जो होता है फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए होता है। ये था नंबर 1। नंबर 2 आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। ठीक। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, commercial bank do not have the authority to issue currency। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होती है? किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं होती है करेंसी को इशू करने की। द कॉमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो किसी भी तरीके कोई भी नोट या कॉइन इशू नहीं कर सकते हैं। Yet they are the suppliers of money as they create money by way of demand deposits। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो किसी भी तरीके का नोट या कॉइन इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको सप्लायर्स में गिना जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो मनी है उसको क्रिएट करते हैं किसके थ्रू? डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। क्लियर है? These deposits serves as supply of money because these are checkable deposits। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इनको एज अ सप्लाई ऑफ मनी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये जो मनी होती है या जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो चेकेबल होता है या उसको चेक के थ्रू हम ऑर्डर दे सकते हैं कि आप या उसको पेमेंट या रिसिव कर सकते हैं पेमेंट चेक के थ्रू, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ मनी में गिना जाता है। पीपुल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर ऑफ मनी बाय राइटिंग चेक्स। जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके से किसी भी बैंक से वो पैसा निकाल सकते हैं या किसी को पेमेंट कर सकते हैं केवल चेक को साइन करके। क्लियर है? मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। तो इस तरीके से जो मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, इसको ही बोलते हैं हम लोग बैंक मनी। क्लियर है सबको? तो ये समझ में आया सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। ठीक है।
थर्ड आता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है हमारा? गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। In India, the Ministry of Finance issue 1 rupee note and coins of all denomination। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? थर्ड सोर्स होता है हमारा मनी सप्लाई का कंट्री में। इंडिया में क्या है? जो मिनिस्ट्री है ऑफ फाइनेंस वो क्या करती है? 1 रुपए का नोट और कॉइन इशू करती है। ठीक है, हर तरीके का जो डिनोमिनेशन होता है, करेंसी होती है, उसमें 1 रुपए का नोट और कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। क्लियर है ये सबको? ठीक, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है अब बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी क्या होता है? रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में जितना भी लोगों का पैसा डिपॉजिट किया जाता है या डिमांड डिपॉजिट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैंक मनी। तीसरा है, सेकेंड पॉइंट है हमारा हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? इज द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस और बेस मनी, ठीक, इन द इकोनॉमी। तो जो हाई पावर्ड मनी होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि जो भी करेंसी है पीपल के पास, ठीक है, और जो भी करेंसी है वॉल्ट कैश है कमर्शियल बैंक जो बैंक अपने पास करेंसी रखते हैं वो, प्लस जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, वो इन तीनों को ऐड करके क्या बनता है हमारा मॉनेटरी बेस या बेस मनी या हाई पावर्ड मनी। क्लियर है ये सबको? अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वाइल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल इज अ पार्ट ऑफ अ मनी सप्लाई, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज मनी हेल्ड बाय कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई आर नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में केवल जो यूज़ किया जाता है वो करेंसी यूज़ की जाती है जो कि हेल्ड बाय पीपल होती है, ना उसमें वॉल्ट कैश यूज़ किया जाता है कमर्शियल बैंक्स का, ना ही डिपॉजिट्स विद आरबीआई यूज़ किया जाता है कमर्शियल बैंक का। केवल और केवल करेंसी हेल्ड बाय पीपल यूज़ की जाती है मेजर ऑफ मनी सप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म होने से पहले 2 क्वेश्चंस हैं। स्टेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है करेंसी, जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स। क्लियर है? ये हम लोगों ने समझ लिया, इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई आर कैश डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड of the commercial banks with the RBI not treated as a part of money supply। क्यों जो कैश डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ, उसको हम लोग मनी सप्लाई में के एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर्स और सप्लायर्स ऑफ मनी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं? मनी सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, एंड मनी हेल्ड बाय द क्रिएटर और सप्लायर्स ऑफ मनी इज़ नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास जितना भी मनी होता है इसको हम लोग इसीलिए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई नहीं कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये सबको? अब इससे रिलेटेड आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस वाले भी हो सकते हैं। ठीक, और आगे आपको वैल्यू बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है ये सबको? ओके।